ऑलराइट एवरीवन, इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट की डेफिनेशन और उनका यूसेज, सारी चीज़ें इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में जो डॉट नेट होता है, इसको हम लोग जो है वो पहले समझ लेते हैं कि डॉट नेट क्या होता है। तो डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसके सारे फीचर्स जो हैं वो डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सी शार्प की बात करें तो सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जितनी भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू प्रोवाइड करती है, उन सब का प्रयोग, उन सब का यूज हम लोग जो है वो कर सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में। डॉट नेट फ्रेमवर्क में जो डॉट नेट होता है, इसका मीनिंग होता है नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। और नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करके आप ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हो जो नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, नेटवर्क पर रखे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करता है, प्लस नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी जो है उसको सपोर्ट करता है। और आप नेटवर्क इनेबल्ड एप्लीकेशन या ऐसे एप्लीकेशन जो नेटवर्क पर रखे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एप्लीकेशन आप जो है वो डॉट नेट का यूज़ करके डेवलप कर सकते हो। नेट का एक मीनिंग और भी होता है जिसको कि हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, उसको जानिए हम लोग नेट बोल देते हैं। तो डॉट नेट का यूज़ करके हम लोग ऐसे एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। इंटरनेट कुछ और नहीं है, इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि जो है वो अक्रॉस द ग्लोब है। आप डिफरेंट कंट्री में बैठ के किसी और कंट्री के पर्सन से जो है बात कर सकते हो। तो डॉट नेट का यूज़ करके हम ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है मे बी इंडिया में डिप्लॉयड है और आप यूएस में बैठे किसी दूसरे यूजर से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसे एप्लीकेशन आप बना सकते हो, और उन एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने बोला है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स है। तो फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए, उसको डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई पैसा जो है वो नहीं देना पड़ता है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं जो कि आपके विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल हैं, मैक के लिए भी अवेलेबल हैं और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल हैं। तो चाहे तो आप जो है वो विंडोज़ पे डेवलपमेंट करो, मैक पे करो, या आप जो है लिनक्स पे करो, आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क के फ्लेवर जो है वो मिल जाएंगे। यानी कि ये जो टोटली क्रॉस प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करते हो डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करके विंडोज़ पे, तो वो एप्लीकेशन जो है आप उनको रन करवा सकते हो मैक पर भी और लिनक्स पर भी। तो ये टोटली जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में आती है बात ओपन सोर्स की। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है इसका जो कोड है वो ओपन सोर्सली अवेलेबल है गिटहब पे, और इस कोड को जो है कोई भी अपनी नीड के हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर सकता है। तो जो डॉट नेट फ्रेमवर्क मेन है उसको मैनेज और मेंटेन करता है माइक्रोसॉफ्ट, बट माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट का कोड जो है उसको ओपन सोर्सली जो है ओपन सोर्स लाइसेंस के अगेंस्ट अवेलेबल करवा दिया है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चाहे कि वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के का कोई कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं अपनी नीड के हिसाब से, तो उस कोड को वो कस्टमाइज कर सकते हैं, पर वो कोड जो है उनके लिए स्पेसिफिक होगा, कोई और जो है उस कोड को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है। और उसका यूज़ करके हम लोग जो है वो डॉट नेट का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में डॉट नेट जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की है, सी शार्प, बीबी, एफ शार्प। तो मल्टीपल लैंग्वेज को जो डॉट नेट है वो सपोर्ट करता है। अच्छा, अब हम अगर कोडिंग की बात करें तो डॉट नेट में जो चीज़ें सपोर्ट होती हैं, जो लैंग्वेज सपोर्ट होती हैं, उनमें जो एडिटर होते हैं उनमें बेसिकली हम सी शार्प की बात करेंगे। तो सी शार्प के लिए हमें कौन से एडिटर जो है वो जरूरत पड़ सकते हैं? तो मेनली हम लोग जो है विजुअल स्टूडियो में ही काम करते हैं, बट विजुअल स्टूडियो के अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो फॉर मैक भी अवेलेबल है, मैक यूजर्स के लिए। ओमनी शार्प है। उसके बाद में जेट ब्रेन्स का राइडर भी है, और बहुत सारे जो एडिटर हैं वो अवेलेबल हैं जिनका यूज करके आप जो है वो कोड कर सकते हो। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो बहुत सारे एडिटर्स को भी सपोर्ट करता है। आप उनमें से कोई भी एडिटर इंस्टॉल करके जो है वो कोडिंग कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हो। डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत सारी लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो उसकी अलग लाइब्रेरी है, मोबाइल डेवलपमेंट करना है तो उसकी अलग लाइब्रेरी है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट करना है तो उसकी अलग लाइब्रेरी है, गेम डेवलपमेंट की अलग लाइब्रेरी है, और आईओटी डेवलपमेंट की
अलग लाइब्रेरी हैं। इन एग्जांपल्स के जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हैं वो डेवलपमेंट टाइप हैं जिनकी अलग लाइब्रेरी बनाई गई हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, जैसे अगर मान लो कि आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट करना है तो मोबाइल डेवलपमेंट या डेस्कटॉप डेवलपमेंट की लाइब्रेरी आपके किसी काम की नहीं है, तो उनको इंस्टॉल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो लाइटर रहेगा, सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, आपका जो एडिटर होगा या आपका जो आईडी होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डेटा उनको पुल नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट यूज करते हो जो कंपोनेंट आपको डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल हैं, बाकी के कंपोनेंट को आप छोड़ देते हो। ठीक है, अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप जो है वेब और डेस्कटॉप या फिर गेम्स का जो है वो कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं करोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट दोनों करते हो तो आप दोनों लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल लाइब्रेरी एक साथ इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, मल्टीपल लाइब्रेरी भी आप एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। फैसिलिटी ये है कि आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही इंस्टॉल कर दो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बंडल आता है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो पूरा करना, नहीं तो कुछ नहीं करना। ऐसी आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो जितना आपको ज़रूरत है आप उतना इंस्टॉल करो। इससे आपका सिस्टम जो है वो ईजी रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा कहाँ क्या है। तो बहुत जो लाइफ है वो ईजी हो जाती है आपकी लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी जो है वो आपको बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनलिटी दे देती हैं, इससे आपका डेवलपमेंट भी जो है वो ईजियर हो जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेमवर्क इन जनरल की फ्रेमवर्क क्या होता है। तो फ्रेमवर्क जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये जो है सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल टेक्नोलॉजीज होता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी स्मॉल स्मॉल टेक्नोलॉजी को कलेक्ट कर दिया गया है एक साथ, और उसको हम लोगों ने बोल दिया ये है फ्रेमवर्क। तो ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है इससे जो है वो ईजियर हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई फ्रेमवर्क है, उसमें जो है फाइल का भी सपोर्ट है, डेटाबेस का भी सपोर्ट है, और उसके अलावा कुछ अदर सपोर्ट भी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, फाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं कि फाइल पर ऑपरेशन कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटाबेस की एप्लीकेशन बना सकते हैं, और कुछ अदर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और अगर हम लोगों को तीनों ऐसा एप्लीकेशन बनाना जिसमें तीनों चीज़ें यूज होती हैं, तो हम एक ऐसा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि जिसमें तीनों चीज़ें जो है यूज हों, और सब कुछ हमको जो है पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो फ्रेमवर्क जो है वो स्मॉल स्मॉल डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी होती हैं उनका एक कलेक्शन होता है। तो जैसे फाइल हो गया, या फिर आपका जो है डेटाबेस हो गया, या फिर अदर टेक्नोलॉजी हो गया, तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो सारी टेक्नोलॉजी का यूज करता हो। तो ये जो है वो ये रियल टाइम एग्जांपल हो गया कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है और कैसे जो है फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज रहता है। हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर की, और हम लोग जो है आर्किटेक्चर को बहुत ही सिंपल रखेंगे यहाँ पे समझने के पर्पज से। तो यहाँ पर हमारा जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो मेनली 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है आपका बेस क्लास लाइब्रेरी यानी कि BCL, और दूसरा आपका होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यानी कि CLR। तो BCL और CLR क्या होता है, इनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो BCL जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी, और बेस क्लास लाइब्रेरी को डिजाइन किया है, डेवलप किया है और मेंटेन कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही जो है इसको डिजाइन किया है, वही इसको डेवलप करता है और इसको अपडेट करता है, और वही इसको जो है मेंटेन करता है कि कौन सा वर्जन कहाँ पे रहना है, कौन सी अपडेट आनी है, क्या ऐड करना, क्या रिमूव करना, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा होता है। अगर आपके पास BCL ना हो तो आप जो है वो डॉटनेट में कोड नहीं लिख सकते। BCL जो है वो इसेंशियल थिंग है, ये होनी चाहिए, तब आप डॉटनेट में कोड कर पाओगे। और इसी वजह से BCL को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डॉटनेट प्रोग्राम। ठीक, तो BCL जो है वो डॉटनेट प्रोग्राम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आप इसको एग्जांपल से समझो कि जैसे हम लोग को कंसोल पे कुछ काम करना है, तो हमारा एक कंसोल क्लास होता है। ठीक है, कंसोल क्लास में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेथड रहते हैं। जैसे आपका राइट लाइन हो गया, या राइट हो गया, रीड लाइन हो गया, या फिर रीड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोल क्लास हमने नहीं बनाई है, ना ये मेथड हमने बनाए हैं, ये हमें मिलते हैं एज अ पार्ट ऑफ बेस क्लास लाइब्रेरी। तो बेस क्लास लाइब्रेरी में ऐसे रहता है, जैसे आप अगर एडीओ की बात करो, ठीक है, एडीओ डॉटनेट की बात करो, तो एडीओ डॉटनेट में जो क्लासेस होती हैं, जैसे सिक्वल कनेक्शन हो गया, या फिर जो ओरेकल कनेक्शन हो गया, या फिर OLEDB कनेक्शन हो गया, वो क्लासेस हमने नहीं बनाई है, लेकिन हम उनको यूज करते हैं क्योंकि बेस क्लास लाइब्रेरी के रूप में वो हम लोगों को मिलती हैं इंस्टॉल ऑलरेडी। तो क्या होता है, ये बेस क्लास लाइब्रेरी आपको मिलती कहाँ से है, तो जब आप डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो तो बेस क्लास लाइब्रेरी उसके साथ ही आपके सिस्टम पे जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। आपको जो है अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि बेस क्लास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, क्योंकि आप लोग करते हो इंस्टॉल डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ उसकी सभी डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो जाती हैं, और बेस क्लास लाइब्रेरी उनमें से एक है जो कि मेन डिपेंडेंसी है, और वो भी इंस्टॉल हो जाती है। बेस क्लास में बेसिकली होता क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस जो हैं वो रहती हैं, और वो प्री डिफाइंड क्लासेस हम लोग क्यों यूज करते हैं,
फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और इससे होता क्या है, इससे होता है कि हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो ईजी हो जाता है। अगर आपको फिजिकली देखना है कि बेस क्लास लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड रहती है, तो आप जो है इस लोकेशन पे जाके देख सकते हो। मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि बेस क्लास लाइब्रेरी में बेसिकली जो है वो इंस्टॉल क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये लोकेशन है वो ओपन किया हुआ है, यही लोकेशन है सी विंडोज असेंबली। सी विंडोज असेंबली अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये लोकेशन है। यहाँ पर आपकी बेस क्लास लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर ये इंस्टॉल है, इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हैं। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे जो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि सिस्टम डॉट डेटा, डिजाइन, ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसे ही जितने भी कंपोनेंट मैंने सेलेक्ट किए होंगे इंस्टॉलेशन के टाइम, वो सारे कंपोनेंट आपके यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे कि एक्सएमएल हो गया, या फिर आपका जो है वो विंडोज बेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाती हैं इस बेस क्लास लाइब्रेरी में। जो आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं उनके अनुसार यहाँ पे जो है इंस्टॉल हो जाती हैं, और इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है वो इंस्टॉल रहते हैं एक ही मशीन पे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये यूज होता है। तो ये आपकी बेस क्लास लाइब्रेरी की फिजिकल लोकेशन है। अगर आप इसको कभी गलती से डिलीट कर दोगे तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो बेकार हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं करनी होती है, इसको ऐसे ही बस दिखा दिया मैंने, इसको आपको ऐसे जो छोड़ देना होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे और समझते हैं कि कोड कंपाइलेशन जो है वो कैसे होता है। तो कोड कंपाइलेशन को हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप कोड लिखते हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप कोड लिखोगे, कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के द्वारा सपोर्ट की जाती है, उसमें जब कोड लिखते हो तो कोड लिखने के बाद क्या होता है कि आपका जो कोड है वो कंपाइल होता है MSIL में, या फिर IL में, या फिर मैनेज्ड कोड में। ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C#, ठीक। MSIL का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसको IL भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसको मैनेज्ड कोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोड जो है वो CLR के अंदर रन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनेज्ड कोड। ठीक है, और उसके बाद जो मैनेज्ड कोड होता है आपका IL होता है, ये नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है और CLR करता है इसको कन्वर्ट। ठीक है, तो नेटिव कोड का मतलब क्या होता है, नेटिव कोड का मतलब होता है 010101, यानी कि बाइनरी जो होता है वो नेटिव कोड होता है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको नेटिव कोड ही समझ में आता है। तो ये फिगर हम लोग समझते हैं कि हमारा हाई लेवल कोड लिखा हुआ C# में, यहाँ पर हमारा कंपाइलर बैठा है। ठीक है, आपका लैंग्वेज का कंपाइलर रहेगा। कंपाइलर क्या कहेगा, कंपाइलर जो है वो IL जनरेट करेगा या फिर MSIL जनरेट करेगा। ठीक है, और फिर ये MSIL जो है वो आपका आएगा रन टाइम के पास, CLR के पास, और CLR जो है यहाँ पर वो नेटिव कोड जनरेट करेगा, जो कि आप देख सकते हो 001 के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये फिगर आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। CLR में एक कंपोनेंट होता है JIT। ठीक है, JIT जो है इस MSIL को रन टाइम में जो है कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। और JIT क्या होता है इसको हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे अभी। तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर और यहाँ पे समझ लेते हैं कि CLR क्या होता है। तो CLR जो होता है हमारा वो होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो CLR के अंडर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये जो है वो आपका वो CLR है, और यहाँ पर आपका C# का प्रोग्राम जो है वो रन होता है, तो CLR के अंदर रन होता है। ये आपका रन टाइम होता है, ये आपका जो है वो एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपका जो है वो प्रोग्राम रन होता है, आपका एप्लीकेशन जो है वो रन होता है। ठीक है, तो ये जो आपका CLR है डॉटनेट फ्रेमवर्क का एक कंपोनेंट है, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपके MSIL को कन्वर्ट करने में नेटिव कोड में। तो CLR जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है आपके MSIL को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। और नेटिव कोड ही वो कोड होता है जो कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है, कंप्यूटर यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपकी मशीन। ठीक है, तो नेटिव कोड ही आपके कंप्यूटर को समझ में आता है, और ये जो कोड होता है वो स्पेसिफिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा IL है, या इसको आप MSIL बोल लो। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है वो विंडोज है, यहाँ पर आपका मैक है, और यहाँ पर आपका लिनक्स है। ठीक है, ये आपका है CLR। अब ये IL जो है CLR के पास जाएगा। अब CLR जो है एक कोड जनरेट करेगा विंडोज़ के लिए। तो ये जो कोड विंडोज़ के लिए जनरेट करेगा, ये आपका विंडोज़ का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड होगा। ये जो है जो कोड CLR ने जनरेट किया है विंडोज़ के लिए, वो मैक पे रन नहीं होगा, लिनक्स पे रन नहीं होगा। लेकिन जो MSIL आपका होता है, ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। MSIL प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। फिर CLR जो है एक कोड जनरेट करेगा मैक के लिए, ये भी आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, यानी कि ये सिर्फ मैक पे चलेगा, विंडोज़ पे लिनक्स पे नहीं चलेगा। CLR एक कोड जनरेट करेगा लिनक्स के लिए, ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, ये कोड आपका लिनक्स पे चलेगा, विंडोज़ और मैक पे नहीं चलेगा। तो ये होता कैसे, यहाँ पे एक JIT होता है, JIT इसको बोलते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये स्पेसिफिक टू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, JIT सबका होता है, और JIT ही जो है वो रन टाइम में एकदम से जो है उसको कन्वर्ट कर देता है स्पेसिफिक कोड में।
स्पेसिफिक नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जिट जो है वो CLR का पार्ट होता है, तो CLR जो आपका यहाँ पर बड़ा सा रहेगा, यहीं पे आपका कहीं पे जो है वो जिट रहता है, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जिट जो है जस्ट इन टाइम कंपाइलर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और यही वो कंपोनेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है MSIL को नेटिव कोड में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज कंपोनेंट ऑफ CLR दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग MSIL टू नेटिव कोड। कौन? जिट। जिट क्या करता है? नेटिव कोड को MSIL को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और नेटिव कोड वो कोड है जो कंप्यूटर को समझ में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है उसके कितने टाइप के इम्प्लीमेंटेशन हैं, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो डॉटनेट के इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हमें चाहिए क्यों हुए हैं, इसको भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके हिसाब से हम लोगों को जो है वो डिफरेंट फ्लेवर चाहिए होते हैं। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, और ये कैसे, इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है, डॉटनेट फ्रेमवर्क, इसको आप ध्यान से समझना, ये ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन है। ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन मतलब है कि जब डॉटनेट पहली बार रिलीज हुआ था तब वो था डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.0, और वो ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन था, और उसकी जो सीरीज है वो ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन मानी जाती है। जैसे कि डॉटनेट 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0, फिर 4.0, 4.5, 7, 8, इस तरह से जो आ रहा है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क है, और वो आपका जो है वो ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अभी तक हम लोग जो भी करते आए हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, विंडो ऐप डेवलपमेंट, सर्विसेज, WCF, WPF और डेस्कटॉप ऐप्स, सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो है डॉटनेट फ्रेमवर्क, ये बेसिकली टारगेट था विंडोज़ के लिए, ये जो है वो मैक और लिनक्स के लिए टारगेटेड नहीं था, ये विंडोज़ के लिए टारगेटेड था। उसके बाद में हमारा आया डॉटनेट, ठीक है, ये है डॉटनेट फ्रेमवर्क और ये है डॉटनेट। जब डॉटनेट आया था तब इसका नाम रखा गया था डॉटनेट कोर, और बाद में जो है इसका नाम बदल के कर दिया गया डॉटनेट। तो डॉटनेट जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि डॉटनेट का जो फ्लेवर है वो मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, मैक और लिनक्स और विंडोज तीनों के लिए है। और डॉटनेट जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और ये जो है इसका, ये भी ओपन सोर्स है, और इसका जो कोड है वो गिटहब पे अवेलेबल है, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट, वेब ऐप, सर्विसेज, कंसोल ऐप, सब कुछ बनाने में कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है जैमरीन और मोनो। तो जैमरीन और मोनो जो है डॉटनेट के इम्प्लीमेंटेशन हैं जो यूज होते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे कि iOS पे, एंड्रॉयड पे। और ये किस लिए यूज होते हैं, जैसे आप C# लैंग्वेज का यूज करके जो है मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो, तो उनको रन कराने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो जैमरीन और मोनो प्रोवाइड करवाते हैं, जो होता है आपके मोबाइल सिस्टम पे। और जब डॉटनेट कोर जो है वो नहीं था, या डॉटनेट जब नहीं था, तब मैक और लिनक्स पे जो डेवलपमेंट होता था वो मोनो के थ्रू ही होता था। बट डॉटनेट कोर आने के बाद में जो है डॉटनेट कोर ने जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया। अब मोनो जो है यूज होता है अभी iOS पे और एंड्रॉयड पे, और फ्यूचर में ये हो सकता है कि मोनो को जो है मोबाइल एप्लीकेशन पर भी डॉटनेट, जो कि प्रीवियसली डॉटनेट कोर था, वो रिप्लेस कर दे, और डॉटनेट फ्रेमवर्क भी धीरे धीरे जो है वो डिप्रिकेट हो सकता है। बट अभी डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो अच्छा खासा यूज में है, और डॉटनेट जो कि डॉटनेट कोर था वो भी जो है वो यूज उसका बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डॉटनेट स्टैंडर्ड की। तो डॉटनेट स्टैंडर्ड एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है ऐसी लाइब्रेरीज का और ऐसी APIs का जो कॉमन है सारे डॉटनेट इम्प्लीमेंटेशन के अक्रॉस। यानी कि डॉटनेट स्टैंडर्ड यहाँ भी मिलेगा, डॉटनेट स्टैंडर्ड यहाँ भी मिलेगा, और डॉटनेट स्टैंडर्ड यहाँ भी मिलेगा। तो ये कॉमन है सारे इम्प्लीमेंटेशन के अक्रॉस, जो कॉमन लाइब्रेरी हैं उनको डॉटनेट स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉटनेट जो है वो क्या नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि डॉटनेट ये है, डॉटनेट वो है, डॉटनेट वो है। तो कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल नहीं रखना है। हम लोगों ने भी समझा कि डॉटनेट क्या है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि डॉटनेट क्या नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो डॉटनेट जो है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, विंडोज़ है, ठीक है, मैक है, लिनक्स है, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डॉटनेट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेटाबेस, डॉटनेट कोई डेटाबेस नहीं है। डॉटनेट ना तो SQL सर्वर है, ना तो डॉटनेट आपका ओरेकल है, ना MySQL है, ना MongoDB है, कुछ नहीं। डॉटनेट जो है वो कोई डेटाबेस नहीं है, तो आपको ध्यान रखना कि डॉटनेट कोई डेटाबेस नहीं है। डॉटनेट कोई ERP एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, डॉटनेट कोई ERP एप्लीकेशन नहीं है, डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है। डॉटनेट कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपका जुमला होता है या वर्डप्रेस होता है, ठीक है, वैसे कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है डॉटनेट। डॉटनेट कोई टेस्टिंग टूल भी नहीं है, ठीक है। डॉटनेट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। डॉटनेट जो है वो कोई C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉटनेट पे रन करती है, पर डॉटनेट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है जो बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है,
और उसमें से सी शार्प एक है और सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका यूज करके आप जो है वो कोड लिखते हो। डॉट नेट जो है वो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है, एक फ्रेमवर्क है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है जो आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, आपका डेवलपमेंट जो है वो ईजी बनाता है। ये चीज़ जो है आपको वो ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसी कुछ लैंग्वेजेज जो डॉट नेट सपोर्ट करता है उनको हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं एट अ ग्लांस। तो डॉट नेट जो है वो मोर देन 60 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सारी लैंग्वेज मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया, बट आप जो है उसको गूगल कर सकते हो। एनीवेज हम लोग जो है वो मेनली बात करेंगे सी शार्प की, तो सी शार्प को सपोर्ट करता है। और उसके अलावा यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेज जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हैं, इन सबको जो है वो डॉट नेट सपोर्ट करता है। तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं और डॉट नेट फ्रेमवर्क में यूज करके उनको जो हम लोग अपना कोड कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो हमारी रहेगी सी शार्प के अराउंड, और वही हम लोग इस वीडियो में जो है वो सीखने वाले हैं। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है सपोर्ट करता है डॉट नेट, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि लैंग्वेजेस सपोर्टेड, ठीक है, तो लैंग्वेजेज जो है वो अलग होती हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो अलग होती है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ASP.NET जो टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट करता है डॉट नेट, ठीक है। और ASP.NET में दो मेन टेक्नोलॉजी और बनी है, एक तो आपका जो है ASP.NET वेब फॉर्म्स है और एक ASP.NET MVC है, ठीक है। तो ASP.NET के ऊपर जो है दो टेक्नोलॉजी बनी हुई है, ASP.NET वेब फॉर्म्स और ASP.NET MVC, और दोनों ही जो हैं वो वेबसाइट बनाने के लिए या वेब एप्स बनाने के लिए यूज होती हैं। फिर एक टेक्नोलॉजी है ADO.NET जो कि आपके जो है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी और ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर आपका WCF है जो कि आपका है विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन, जो कि आपकी सर्विसेज और जो आपका वेब सर्विसेज हो गया फिर रेस्टफुल सर्विसेज हो गया उनके लिए यूज होता है। फिर है आपका विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, यानी कि जो कि आपका है WPF बेसिकली जो है वो मॉडर्न विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। इसमें हम लोग जेएमएल का यूज करते हैं और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छे और मॉडर्न जो है वो विंडो एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है WWF जो कि है विंडोज वर्क फ्लो फाउंडेशन। तो यहाँ पर जो है वो विंडोज इसका यूज करके हम लोग वर्क फ्लो बना सकते हैं। वर्क फ्लो बोले तो जैसे कि आप किसी चीज़ का ऑटोमेशन करना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अगर आपने कभी UI पाथ जो है वो इसके बारे में सुना होगा तो ये भी जो है एक वर्क फ्लो फाउंडेशन का एग्जाम्पल है, WWF का एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो टूल होते हैं जो जिनमें हम लोग वर्क फ्लो ऑटोमेट कर सकते हैं उनको जो हम लोग बनाते हैं WWF का यूज़ करके, यानी कि विंडोज वर्क फ्लो फाउंडेशन का यूज़ करके। उसके बाद में अजाक्स जो है, अजाक्स को भी सपोर्ट करता है डॉट नेट, यानी कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML जो है वो इसको भी डॉट नेट सपोर्ट करता है। अगर आपका प्रोग्राम आपका एप्लीकेशन इसका यूज़ करता है यानी कि अजाक्स का यूज़ करता है तो आप आराम से जो है वो वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम डॉट नेट में नहीं होने वाली। फिर लिंक जो है उसको भी सपोर्ट करता है, अगर आप लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी का जो है यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद में एंटिटी फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है। और इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनको कि वो सपोर्ट करता है, कौन, डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में हम लोगों ने जो है कंप्लीट जो जानकारी थी वो हासिल कर ली है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सी शार्प क्या होती है और उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।